अपन पढ़ेंगे यहाँ पर ऑर्थो के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है बैक पेन। बैक पेन की एक वीडियो अपन पहले बना चुके हैं जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था लो बैक पेन क्या होता है। फिर उसके बाद देखे थे कि बैक पेन के कॉजेज कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं यहाँ पे कंजेनाइटल कॉज, ट्रोमेटिक कॉज, उसके बाद इंफ्लामेटरी कॉज, मेटाबॉलिक कॉज एंड डिजेनरेटिव कॉज। इन सब के बाद अपन ने पढ़ा था यहाँ पर इसकी हिस्ट्री, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि अपन जो पेशेंट की हिस्ट्री किस तरह से लेते हैं, उसके एज से रिलेटेड, उसके सेक्स से रिलेटेड, उसके बाद उसकी पास्ट हिस्ट्री ली जाती है, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाता है, फीचर्स ऑफ पेन के बारे में डिस्कस किया था अपन ने। उसके बाद यहाँ पे पढ़ा था अपन ने इसका फिजिकल एग्जामिनेशन अपन कैसे करते हैं जिसके अंदर बैक पेन होता है। तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि अपन स्टैंडिंग पोजीशन में एंड लाइन डाउन पोजीशन में अपन जो पेशेंट है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद अपन ने यह भी पढ़ा था कि जो बैक पेन होता है जिस कारण से जो पेशेंट का पोस्चर है वो चेंज हो जाता है। ये नॉर्मल पोस्चर था। उसके बाद यहाँ पर लंबर स्क्लेरोसिस, डोर्सल स्क्लेरोसिस भी देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड फ्लैट बैक ये भी अपन को देखने को मिलता है। उसके बाद अपन आज यहाँ पे पढ़ेंगे कि बैक पेन का इन्वेस्टिगेशन किस तरह से किया जाएगा, इसका ट्रीटमेंट, उसके बाद अप्रोच टू अ पेशेंट विथ बैक पेन। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज यहाँ पे इसका इन्वेस्टिगेशन से। तो यहाँ पर अपने स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन। द डायग्नोसिस ऑफ बैक पेन इज एसेंशियली क्लिनिकल। देयर इज नो यूज गेटिंग एक्सरे डन इन एक्यूट बैक पेन लेस देन 3 वीक ड्यूरेशन एज इट डज नॉट इफेक्ट द ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर जब अपन डायग्नोसिस करवाते हैं बैक पेन का वो एसेंशियल क्लिनिकल होता है। और जब अपन इसका एक्सरे करवाते हैं, मान लो अपन को बैक पेन हुआ और अपन ने बैक पेन के लिए बैक का एक्सरे करवाया, और अगर अपन ने जो बैक पेन का जो एक्सरे अपन जिसके लिए अपन करवा रहे थे, अगर वो जो मान लो बैक पेन स्टार्ट हुए उसको 3 वीक से कम हुआ है, अगर उस टाइम पे अपन जब इसका एक्सरे करवाएंगे तो अपन को उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अपन 3 वीक के बाद कराएंगे तो उससे अपन को फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एक्सरे डन इन एक्यूट बैक पेन, मतलब एक्यूट बैक पेन का मतलब है यहाँ पर कि लेस देन 3 वीक का ड्यूरेशन। ओके, तो एज इट डज नॉट इफेक्ट द ट्रीटमेंट, तो अपन को इससे ट्रीटमेंट में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद ये है यहाँ पर On the contrary, X-ray examination is the most for back pain lasting more than 3 weeks. It is almost a extension of the clinical examination. तो अपन जब एक्सरे का मतलब जब अपन एक्सरे करवाएंगे, मतलब एक्सरे करवा के जब अपन इन्वेस्टिगेशन या फिर एग्जामिनेशन करेंगे बैक पेन का, तो अपन वो जब 3 वीक्स के बाद कराएंगे तो उसके अंदर अपन को इफेक्ट देखने को मिलेगा। इट इज़ ऑलमोस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ओके, there are a number of other investigation like CT scan, MRI, bone scan and blood investigation. तो अपन यहाँ पर एक्सरे के अलावा किसी और से भी अपन इसको इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं बैक पेन का। वो है यहाँ पे CT स्कैन से, MRI स्कैन से, बोन स्कैन से एंड ब्लड इन्वेस्टिगेशन के साथ। तो यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर अपन एक्सरे पढ़ेंगे, CT स्कैन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड MRI स्कैन इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूटीन एक्सरे ऑफ द लंबोसेक्रल स्पाइन, एपी एंड लेटरल एंड पेल्विस एपी शुड बी डन इन ऑल केसेस। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है अपने पास जितने भी केस आते हैं बैक पेन के, तो उन सब के अंदर अपन रूटीन एक्सरे करवाएंगे। कहाँ का? लंबोसेक्रल स्पाइन का, एपी व्यू एंड लेटरल व्यू अपन उसका चेक करेंगे, मतलब एपी व्यू एंड लेटरल से अपन उसका एक्सरे करवाएंगे एंड पेल्विस का एपी से, एंटीरियल पोस्टीरियल जो होता है उसके व्यू से अपन इसका एक्सरे करवा के देखेंगे इन ऑल केसेस, सभी केसेस के अंदर। देयर आर यूजफुल इन डायग्नोसिस मेटाबॉलिक, इन्फ्लामेटरी एंड न्यूरोप्लास्टिक कंडीशन। तो जिससे क्या होता है ना, अपन को इससे हेल्प मिलती है कि अपन की ठीक से डायग्नोसिस कर पाए मेटाबॉलिक, इन्फ्लामेटरी एंड न्यूरोप्लास्टिक कंडीशंस के बारे में, ताकि अपन को अच्छे से पता लग जाए और अपन इसका ठीक से ट्रीटमेंट कर पाए। Through X-ray are usually normal in non-specific back pain. This provide a baseline. तो जब यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक बैक पेन होता है, अगर उसके अंदर अपन एक्सरे करवाते हैं तो अपन को जो एक्सरे है वो नॉर्मल दिखेगा, लेकिन ये अपन को प्रोवाइड करता है एक बेसलाइन, जो ट्रीटमेंट की बेसलाइन होती है वो अपन को प्रोवाइड करता है। एक्सरे शुड बी डन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द बाउल विथ लेग्जेटिव्स एंड क्रोकल टेबलेट्स। तो यहाँ पर जो अपन एक्सरे है वो करवाते हैं बाउल विथ लेग्जेंट्री एंड कारकोल टेबलेट्स के बाद जो प्रिपरेशन करते हैं जब अपन यहाँ पर एक्सरे करवाते हैं। CT स्कैन हैज़ रिप्लेस्ड मोर इन्वेसिव टेक्निक लाइक माइलोग्राफी। तो
यहाँ पर क्या ना, जो सीटी स्कैन है उसको रिप्लेस कर दिया गया है माइलोग्राफी से, मतलब अपन ये करवा के भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं माइलोग्राफी के साथ भी। इट सो मोस्ट बोनी एंड सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम्स अराउंड द स्पाइन एंड स्पाइनल कैनाल। तो जब अपन ये इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, डायग्नोसिस जब अपन करवाते हैं, तो इससे अपन को पता लगता है सॉफ्ट टिश्यूज की प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि अपन को स्पाइन एंड स्पाइनल कैनाल के आसपास देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं एमआरआई स्कैन। जो एमआरआई स्कैन होती है काफ़ी एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन होती है, नाउ अवेलेबल इन बिग सिटीज़, जो कि अपन को बड़ी जो सिटीज़ होती है ना वहाँ पर देखने को मिलती है। इट delineates soft tissues extremely well and may be needed in some cases. ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है ब्लड का इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस शुड बी कैरिड आउट इफ वन सस्पेक्ट्स मेलिग्नेंसी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड क्रोनिक इन्फेक्शन। तो अपन जब भी करवाते हैं तो अपन को इससे पता लगता है मेलिग्नेंसी के बारे में, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में, क्रोनिक इन्फेक्शन के बारे में। उसके बाद यहाँ पर आता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मतलब जिसको अपन EMG कहते हैं। दिस नर्व इफ नर्व रूट कंप्रेशन इज अ पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी मतलब EMG में बी अप्रोप्रिएटेड। जब अपन को लगता है कि यहाँ पर जो नर्व है वो कंप्रेस हुई है, मतलब जो नर्व रूट है वो कंप्रेशन, उसका कंप्रेशन हुआ है जिसका कारण उसको बैक पेन हो रहा है, तो उसके लिए अपन यहाँ पर EMG करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है बोन स्कैन। इफ it may be helpful in a benign and malignant bone tumor is suspected on clinical examination but is not seen in plain X-ray। जब प्लेन एक्सरे करवाते हैं तो उसके अंदर अपन को यहाँ पे बिनाइन ट्यूमर एंड मेलिग्नेंट बोन ट्यूमर के बारे में पता नहीं लगता है, तो अपन उसके लिए यहाँ पे बोन स्कैन करवाते हैं, तो जिससे अपन को पता लगता है यहाँ पे बिनाइन ट्यूमर के बारे में एंड मेलिग्नेंट बोन ट्यूमर के बारे में। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर देखते हैं कि बैक पेन है उसका ट्रीटमेंट अपन किस तरह से करते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट अपन यहाँ पर रेस्ट देके, पेशेंट को रेस्ट देके, ड्रग्स देके, हॉट पैक्स वगैरह देके, स्पाइनल एक्सरसाइजेस एंड ट्रैक्शन करवा के और कॉटेक्स देके अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और साथ में अपन उस पेशेंट को एजुकेट करेंगे रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ बैक पेन, कि अपन जो बैक पेन है उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, ये उसको एजुकेट किया जाता है पेशेंट को इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है रेस्ट। इन द एक्यूट फेज एब्सोल्यूट बेड रेस्ट on the hard bed, a matrix is allowed, is advised, bed rest for more than 2 to 3 weeks if of no use, rather the gradually mobilization exercises aids like beds is प्रीफर्ड। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो अपन पेशेंट को रेस्ट करने के लिए देते हैं एक्यूट फेज के अंदर, मतलब जब पेन स्टार्ट हुआ है उस कंडीशन में, मतलब जब एक्यूट फेज है बैक पेन का, तो अपन जो पेशेंट है उसको बेड रेस्ट करने के लिए बोलेंगे कि अपन आप जो हार्ड सरफेस है, हार्ड बेड है उसके अंदर, उसके ऊपर आप रेस्ट कीजिए। और वहाँ पर अपन जो एक मैट्रिक्स भी अलाउ कर सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं बेड रेस्ट। और जब अपन बेड रेस्ट देते हैं वो अपन को कम टाइम के लिए देना है, मतलब अपन मोर देन 2 to 3 वीक्स के लिए वो उसको अलाउ नहीं कर सकते कि आप इतने टाइम तक वो यूज़ करो। फिर अपन उसको रेस्ट करने के बाद, रेस्ट करवाने के बाद अपन वहाँ पर उसको कुछ मोबिलाइजिंग एड्स प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो उसे अच्छे से चल फिर पाए, इसलिए। उसके बाद यहाँ पर आता है ड्रग्स। जो पेशेंट है उसके बैक पेन के लिए उसको ड्रग्स दे सकते हैं। मेनली एनाल्जेसिक्स अपन देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आर रिक्वायर्ड। तो अपन वहाँ पर जो पेशेंट है उसको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी दे सकते हैं। इन केस विद स्टिफ स्पाइन मसल रिलैक्सेंट आर एडवाइस। और अगर जिस केस के अंदर स्टिफ स्पाइन है वहाँ पर अपन मसल रिलैक्सेंट्स आर एडवाइस, मतलब ये एडवाइस करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है फिजियोथेरेपी। दिस कंसिस्ट ऑफ हीट थेरेपी। जो हीट थेरेपी अपन जो फिजियोथेरेपी के अंदर अपन हीट थेरेपी देके जो बैक पेन है उसे रिलीफ प्रोवाइड करवा सकते हैं पेशेंट को, जिसके अंदर आता है हीट थेरेपी के अंदर हॉट पैक्स, हॉट वेव, डायथर्मल, इलेक्ट्रोसोनिक वेव एक्सेट्रा। ग्रेजुअली स्पाइनल एक्सरसाइजेज प्रोग्राम इज स्टार्टेड। फिर इसके बाद अपन यहाँ पर स्पाइनल एक्सरसाइजेज पेशेंट को करवा सकते हैं, जिस कारण से उसके मूवमेंट चलते रहेंगे और उसका जो बैक पेन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है ट्रैक्शन। It is given to a patient with back pain with lot of muscle spasm. It also sometimes help in forcing the patient to rest in the bed. तो यहाँ पर अपन ट्रैक्शन देके भी जो बैक पेन है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। गिविंग टू अ पेशेंट विथ बैक पेन विथ लोट ऑफ मसल स्पास। जब पेशेंट को मसल स्पास होता है तो अपन वहाँ पे ट्रैक्शन दे सकते हैं बैक पेन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आता है यूज़ ऑफ कॉटेक्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज यूज्ड as a temporary measure in treating acute back pain
इन बैक पेन ड्यू टू लंबर स्पॉन्डाइलोसिस एक्सेट्रा। अगर यहाँ पे जो बैक पेन है वो लंबर स्पॉन्डाइलाइटिस के कारण है तो अपन यहाँ पर यूज़ ऑफ कोर्टेक्स मतलब कोर्टेक्स का यूज़ कर सकते हैं, यूज्ड एज अ टेम्पोररी मेजर इन ट्रीटिंग एक्यूट बैक पेन के लिए। फिर यहाँ पर आता है इसके ट्रीटमेंट के अंदर एजुकेशन। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ना, पेशेंट मस्ट बी टॉफ्ड डेट what they can do to alleviate the pain and to avoid injury or re-injury to the back. This include education to avoid straining the back is activity or daily living such as sitting, standing, lifting weight, etc. Back school are फॉर्मलाइज्ड अप्रोच टू दिस एजुकेशन। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो पेशेंट होता है उसको अपन को एजुकेट करना है कि आप ज़्यादा मूवमेंट ना करें, ज़्यादा सीढ़ियों वगैरह का यूज़ ना करें, और जो आपके बैक है उसको आप किसी भी इंजरी से बचा के रखें, और ऐसा भी कोई सा भी काम करने को अवॉइड करें जिससे आपको इंजरी हो सकती है। हाँ, तो जैसे डेली लिविंग की कुछ एक्टिविटीज़ होती है जैसे सिटिंग, स्टैंडिंग, लिफ्टिंग वेट एक्सेट्रा। तो इन सब में भी जो डॉक्टर होता है पेशेंट को कहता है कि आप इसको आराम से वर्क कीजिए, मतलब ज़्यादा डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ है उसको भी मतलब काफ़ी लिमिट में कीजिए और काफ़ी ध्यान से कीजिए जिससे आपको जो बैक पेन है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना आए। फिर यहाँ पर आता है नेक्स्ट टॉपिक है वो है अप्रोच टू अ पेशेंट विथ बैक पेन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द सोर्स ऑफ बैक पेन इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड बिकॉज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो बैक पेन का जो सोर्स है वो उसको आइडेंटिफाई करने के में वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब उसको अपन इतने आसानी से पहचान नहीं पाते कि जो बैक पेन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और अपन ने इसके उधर कॉजेज़ भी देखे थे, काफ़ी सारे कॉज थे कि उस कारण से बैक पेन होता है, लेकिन फिर भी बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक इटियोलॉजी है वो अपन को पता नहीं है अभी तक भी। इसलिए द एम इज़ टू आइडेंटिफाई द पैथोलॉजी दैट नीड्स इमीडिएट ट्रीटमेंट सच एज इन्फेक्शन, न्यूप्लाज्म, डिस्क प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो अपन को क्या करना होता है ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन को आइडेंटिफाई करना होता है कि जो बैक पेन हो रहा है इसका कोज क्या है, क्योंकि जितना जल्दी अपन पता कर पाएंगे उतना जल्दी अपन उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पैथोलॉजी डेट नीड्स इमीडिएट ट्रीटमेंट सच एज इन्फेक्शन, न्यूप्लाज्म, डिस्क प्रोडक्ट्स। अगर इन सब के बारे में पता लग जाएगा तो अपन उसका ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट करवा सकते हैं और ताकि अपन उसका जल्दी से अपन को इफेक्ट देखने को मिले पेशेंट के ऊपर। फर्स्ट स्टेप इज द प्रॉब्लम इज एक्यूट एंड क्रोनिक। तो अपन को सबसे पहले तो पता करना है ये कि जो पेन है वो एक्यूट है या क्रोनिक है। मतलब जो एक्यूट पेन मतलब है 3 to 6 मंथ वाला, एंड क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्गर देन 6 मंथ वाला पेन। तो अपन को सबसे पहले तो ये पता करना है कि जो पेन हो रहा है वो एक्यूट है, क्रोनिक है, मतलब कितने टाइम से चलता आ रहा है पेशेंट के अंदर, मतलब जो पेशेंट है उसके अंदर बैक पेन कब से हो रहा है। ठीक है, इफ़ इट इज़ एक्यूट पेन what there it is related to a definite episode of trauma or is spontaneous in onset। तो यहाँ पर अपन को पता करना है कि अगर एक्यूट पेन है, अगर यहाँ पे एक्यूट पेन होता है तो इट इज़ रिलेटेड टू अ डेफिनेट एपिसोड ऑफ ट्रॉमा और इज स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट। तो अपन अगर एक्यूट पेन है अगर किसी पेशेंट के अंदर तो उससे अपन को ये पता लगा सकते हैं कि अगर हो सकता है कि उसको पहले कभी एक ट्रॉमा हुआ हो, कि ट्रॉमा होने के जस्ट बाद उसको एक्यूट पेन होना स्टार्ट हुआ हो, ये सब अपन को पता कर सकते हैं उससे। इन केसेस विथ क्रोनिक बैक पेन, तो यहाँ तो बात होगी एक्यूट पेन की और यहाँ पर बात होगी क्रोनिक बैक पेन की। इट इज़ हेल्पफुल to judge what there it is mechanical or inflammatory by asking the patient with rest brings relief or make the pain worse। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो क्रोनिक बैक पेन है इससे अपन पता लगा सकते हैं कि उसको मैकेनिकल या फिर इन्फ्लामेटरी बैक पेन हो सकता है। जब अपन पेशेंट से पूछेंगे तो वो बताएगा। तो अपन उससे ये भी पूछेंगे कि आपको जो बैक मतलब जो पेन है वो कब हो रहा है, कि आप जब आप चल रहे हो जब आपको पेन हो रहा है या फिर आप बैठे हुए जब आपको पेन हो रहा है। क्योंकि इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था अभी पहले की वीडियो के अंदर कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो पेशेंट जब रेस्ट करता है तो उसको रिलीफ मिलता है, और एक अपन ने देखा था कि जब पेशेंट एक्टिविटी करता है जब उसको रेस्ट मिलता है, मतलब उसको रिलीफ मिलता है उस टाइम पे। तो अपन को उस तरफ से उसको पूछना है पेशेंट को, मेक द पेन वर्स। ओके, अकॉर्डिंग फर्दर साइन एंड सिम्टम्स हेल्प इन डायग्नोसिस। उसके बाद अपन उसका साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे जिससे अपन उसको डायग्नोसिस करने में अपन को हेल्प मिलेगी।
फिर यहाँ पर आता है एक लो बैक पेन का फ्लो चार्ट है यहाँ पर, तो अपन इसको डिस्कस करते हैं कि अपन ने देखा था कि जो लो बैक पेन है वो यहाँ पर एक्यूट बैक पेन और यहाँ पे क्रोनिक बैक पेन भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो एक्यूट बैक पेन तो होगा 3 महीने से कम वाला और क्रोनिक वाला होगा 3 महीने से ज़्यादा वाला। तो एक्यूट बैक पेन है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो किसी ट्रोमा के कारण हो सकता है या फिर बिना ट्रोमा के कारण भी हो सकता है, जैसे अपन ने देखा था इन्फ्लामेटरी ट्रोमेटिक वो वाले, नहीं मतलब इन्फ्लामेटरी या फिर किसी भी और अदर एक्स्ट्रा स्केलेटल डिसीज के कारण, ओके। तो हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा अगर है किसी पेशेंट के अंदर तो उसको यहाँ पे बैक स्ट्रेन हो सकता है, एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है, और यहाँ पे पेशेंट को हो सकता है फ्रैक्चर्स ऑफ वर्टिब्रा। तो इनके अंदर क्या होता है ना, अगर बैक स्ट्रेन है तो टेंडरनेस लोकलाइज्ड टू सॉफ्ट टिश्यूज होगी, अपन को देखने को मिलेगा। एक्सरे जो अपन करवाएंगे तो अपन को नॉर्मल मिलेगा। उसके बाद है एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स के अंदर जो पेन है वो रेडिएट कर जाएगा नीचे की तरफ, और यहाँ पे अपन SLRT करेंगे तो अपन को पॉजिटिव देखने को मिलेगा। रूट कंप्रेशन जो साइन है वो भी अपन को देखने को मिलेंगे उसके अंदर, और जो अपन एक्सरे करवाएंगे वो भी इसके अंदर अपन को नॉर्मल देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आता है फ्रैक्चर ऑफ वर्टिब्रा। अगर वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हो गया है तो वहाँ पर लोकलाइज टेंडरनेस देखने को मिलेगी। जो एक्सरे अपन करवाएंगे उसको वो अपन को शो करेगा किसी भी तरह की बोन इंजरी। अगर बोन इंजरी का तो मतलब फ्रैक्चर हुआ है तो यहाँ पे बोन इंजरी होगी, तो अपन ऐसे करवाएंगे तो अपन को यहाँ के अंदर बोन इंजरी देखने को मिलेगी। फिर उसी तरह यहाँ पर आती है नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। तो यहाँ पे मतलब जो बैक पेन हो रहा है वो किसी ट्रॉमा के कारण नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, नो ऑब्जेक्टिव साइन एंड ऑब्जेक्टिव साइंस अपन को देखने को मिल सकते हैं। नो ऑब्जेक्टिव साइंस के अंदर यहाँ पर आएगा लंबर स्ट्रेन ड्यू टू ओवर एक्टिविटी, अर्ली डिजेनरेटिव डिजीज हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं ऑब्जेक्टिव साइंस के अंदर एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स, रेडिएशन, SLRT, रूट साइन, ओस्टियोमाइलाइटिस, एसोसिएटेड सिम्टम्स फीचर्स, कोल्ड एब्सेस, हाई ESR, एक्सेस चेंजेस, ये सब अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियो में और अभी की वीडियो के अंदर। लंबा ट्यूमर के अंदर लोकल टेंडरनेस देखने को मिलेगी, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा, एक्सेस चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है क्रोनिक बैक पेन के बारे में। तो क्रोनिक बैक पेन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्रूव विथ रेस्ट, वर्ड्स आफ्टर एक्सटेंशन, वर्ड्स अर्ली मॉर्निंग, इम्प्रूव्स विथ एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना कि इम्प्रूव विथ रेस्ट, जब जो पेशेंट है अगर वो रेस्ट करेगा तो वहाँ पर उसका जो उसको इम्प्रूव होगा, मतलब उसका जो पेन है वो कम होगा, और जब वो एक्सटेंशन करेगा तो उसको वहाँ पर वो और ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इम्प्रूव विथ एक्टिविटी, जब वो एक्टिविटी करेगा जब इम्प्रूव हो जाएगा। अपन ने अभी इधर भी बात किया था कि दो तरह की हो सकती है, जब रेस्ट करेगा तब उसको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, या फिर जब एक्टिविटी करेगा तब उस टाइम भी उसको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो दो कंडीशंस होते हैं यहाँ पर। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि जब वो रेस्ट कर रहा है जब उस टाइम उसको इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो वाली। मैकेनिकल बैक पेन हो सकता है, नोट में फाइंडिंग एंड फाइंडिंग प्रेजेंट। तो यहाँ पे कौन सी फाइंडिंग अपन को देखने को मिलेगी, डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, मेटाबॉलिक बोन डिजीज, स्पाइनल स्टेनोसिस। उसके बाद यहाँ पर आता है फाइंडिंग प्रेजेंट। कौन सी फाइंडिंग प्रेजेंट होगी, वो है क्रोनिक डिस्क प्रोलैप्स, SLRT मतलब पॉजिटिव रूट साइन अपन को देखने को मिलेंगे, स्पॉन्डाइलाइटिस होगा, पोस्टरल बैक पेन देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि जब पेशेंट मतलब एक्टिविटी कर रहा है उस टाइम उसको इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और अर्ली मॉर्निंग के अंदर वो उसको थोड़ा पेन होता है। इन्फ्लामेटरी बैक पेन है SSA, अभी अपन ने देखा था पहले की वीडियो के अंदर। एसोसिएटेड लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व होंगे, जैसे हिल पेन होगा, एक्सरे, और HLA-B27 यहाँ पर प्रेजेंट होगा। उसके बाद यहाँ पर था ये, तो उसके बाद यहाँ पर मतलब यहाँ पर था SSA, और यहाँ पर क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक आर्थराइटिस ड्यू टू सो मैनी फैक्टर्स, ओके। तो अपन ने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट देखा है यहाँ पर बैक पेन का, कि अपन यहाँ पे किस तरह से फ्लो चार्ट दे सकते हैं। जब अपने पास पेशेंट आता है तो अपन पहले चेक करेंगे कि उसको एक्यूट बैक पेन है या फिर क्रोनिक बैक पेन है। एक्यूट बैक पेन है तो क्यों है, किसी ट्रॉमा के कारण तो नहीं है, या फिर बिना किसी ट्रॉमा के कारण उसको बैक पेन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो पेशेंट है उसको रिलीफ कब मिल रहा है, और उसको जब उसको बैक पेन किस कंडीशन में हो रहा है। तो उस तरह से यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट तैयार किया जाता है, जिससे अपन चेक कर सकते हैं कि उस पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट देना है, ओके।
तो अपन ने यहाँ पर आज पढ़ा कि जो बैक पेन होता है वो क्या होता है और किस तरह से होता है, उसके कॉजेज़ क्या आते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या आती है, इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन अपन ने डिस्कस किए। उसके बाद अपन ने आज की वीडियो के अंदर देखा इसका इन्वेस्टिगेशन अपन किस तरह से कर सकते हैं, ब्लड से कर सकते हैं, एक्सरे, MRI, CT स्कैन, इन सब से। ट्रीटमेंट अपन ने देखा, अपन रेस्ट करवा के उसको कुछ ड्रग्स वगैरह देके, एक्सरसाइजेस करवा के इस तरह से अपन उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अप्रोच टू अ पेशेंट विद बैक पेन, इसका अपन ने डायग्राम मतलब एक पूरा फ्लो चार्ट देखा, जिससे अपन इसको बैक पेन को काफ़ी इजीली समझ सकते हैं। तो जो बैक पेन है ये काफ़ी मतलब थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन काफ़ी इजी टॉपिक है। जो बैक पेन है इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि बैक पेन के कॉजेज़ क्या है, इसके फिजिकल एग्जामिनेशन अपन किस तरह से करवा सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट अपन क्या देंगे, इसका इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करवा सकते हैं। इसलिए जो बैक पेन है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।